Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video, we'll learn about the application of dynamic programming, that is weighted interval scheduling problem. So let's begin. Now weighted interval scheduling problem में क्या होता है, जैसे इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में हमने देखा था इन द ग्रीडी मेथड कि इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में हमें कुछ सेट ऑफ इंटरवल्स गिवन होते हैं. वी आर गिवन विद द सेट ऑफ इंटरवल्स और हर एक इंटरवल का एक स्टार्ट टाइम गिवन होता है और उसका फिनिश टाइम गिवन होता है, राइट? और हमें इस तरीके से अपनी जॉब्स को या इंटरवल्स को शेड्यूल करना होता है सच दैट ज्यादा से ज्यादा जॉब्स शेड्यूल हो पाए एंड जो भी हमारी शेड्यूल जॉब्स है सारी आपस में नॉन ओवरलैपिंग हो. नाउ वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में भी सेम ही सिनेरियो है बट विद द डिफरेंस कि अलोंग विद द स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम अब हमें एक और क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है विच इज द वेट ऑफ द रिक्वेस्ट और द वेट ऑफ द इंटरवल. So set of intervals are given or requests are given. Each interval has a start time, finish time and a value or a weight associated with it, right? अब दो intervals को हम तभी कहेंगे compatible है जब वो overlap ना करें. So यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है, हमें इस तरीके से अपने non overlapping intervals को schedule करना है such that we can maximize the weight of the scheduled jobs, right? अब क्योंकि एक optimization problem है तो हम यहाँ पे किस फैक्टर को optimize कर रहे हैं या किस फैक्टर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं. सो हियर वी आर मैक्सिमाइजिंग द वेट ऑफ द जॉब. सो द सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर टू बी शेड्यूल्ड इन अ वे सच दैट वी कैन मैक्सिमाइज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सेलेक्टेड इंटरवल्स. नाउ अगर हम इस वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के लिए अपने ग्रीडी मेथड को यूज करते हैं, हमने ग्रीडी स्ट्रैटेजी क्या देखी थी इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम में कि जो जॉब आपकी पहले फिनिश हो रही है उस जॉब को आप पहले शेड्यूल कर लो. बहुत सारी ग्रीडी स्ट्रैटेजीज देखी बट एंड में ये स्ट्रैटेजी से हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा था. सो दिस वाज द ग्रीडी स्ट्रैटेजी जो हमने यूज करी. अब सेम ग्रीडी स्ट्रैटेजी अब अगर हम इस वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम के लिए भी यूज करते हैं. सपोज हमारे पास ये जॉब्स गिवन है, दिस इज आवर टाइमलाइन. एक जॉब है हमारे पास जिसका वेट है लेट्स से 1000. एक और जॉब है हमारे पास, ये इसका स्टार्ट टाइम, ये इसका फिनिश टाइम एंड जिसका वेट है लेट्स से 10 या लेट्स से 100, राइट? अब ग्रीडी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि जिस जॉब का फिनिश टाइम सबसे कम है उस जॉब को आप पहले शेड्यूल कर दो. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रीडी स्ट्रैटेजी हम कौन सी जॉब को पिक करेंगे, यहाँ पे हम इस वाली जॉब को पिक करेंगे. बट इज दिस गिविंग अस द ऑप्टिमल रिजल्ट? नो. ऑप्टिमल रिजल्ट कब मिलेगा हमें, जब हम इस वाली जॉब को शेड्यूल करें बिकॉज इसका वेट जो है वो मैक्सिमम है और इसको सेलेक्ट करने से ही हमारा जो वेट है वो मैक्सिमाइज होगा. यही हमारा गोल है. सो दिस ग्रीडी स्ट्रैटेजी फेल्स इन दिस एग्जांपल, राइट? अब अगर हम इस तरह कोई दूसरी ग्रीडी स्ट्रैटेजी भी डिजाइन करें, लेट्स से अगर हम जॉब्स को शेड्यूल कर रहे हैं सच दैट हम उस जॉब को पहले पिक कर रहे हैं जिसका वेट जो है वो लार्जेस्ट है, राइट? सो सेलेक्ट द इंटरवल that have maximum weight. सपोज हमारी जॉब्स कुछ इस तरीके से हैं. इसका वेट है 2, देन आई हैव अनदर जॉब जिसका वेट है 1, अनदर जॉब जिसका वेट है 1, अनदर जॉब जिसका वेट है let's say again 1, right? According to this greedy strategy हम कौन सी जॉब को पिक करेंगे, इस वाली जॉब को पिक करेंगे बिकॉज इसका वेट जो है वो सबसे मैक्सिमम है. और अगर हमने इस वाली जॉब को पिक कर लिया देन हम इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते एंड इसको नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज तीनों ही आपस में ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है? सो दिस ग्रीडी स्ट्रैटेजी गिव्स अस द ऑप्टिमल वेट एज 2. यही मैक्सिमम वेट है. बट अगर हम देखें इंस्टेड ऑफ पिकिंग ए, अगर हमने बी को पिक किया होता, देन सी को पिक किया होता, देन डी को पिक किया होता तो हमारा ओवरऑल वेट क्या आ रहा था 3, राइट? एंड दोनों में से मैक्सिमम क्या है 2 और 3 में से 3 में है. सो दैट मीन्स कि इस ग्रीडी स्ट्रैटेजी को भी यूज करके हमें ऑप्टिमल वेट या ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट? सो दिस टेल्स अस कि फॉर दिस प्रॉब्लम देयर इज नो ग्रीडी स्ट्रैटेजी दैट इज अवेलेबल सच दैट वी कैन गेट अ optimal result from that. This means we switch to the dynamic programming method for this problem. Now let's see dynamic programming method को हम कैसे use करेंगे to solve this problem.
नाउ लेट्स सपोज हमें ये सेट ऑफ इंटरवल्स गिवन है, राइट, एंड हर एक इंटरवल का स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम एसोसिएटेड है. लिस्ट इज द टाइमलाइन. हर एक जॉब का स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम हमें गिवन है और उसका वेट हमें गिवन है. सो जॉब 1 या इंटरवल 1 जो है उसका वेट है 2, इंटरवल 2 का वेट है 1, 3 का 1, 4 का 3, 5 का 4 एंड 6 का 1. नाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमल सेट ऑफ इंटरवल्स हमें सबसे पहले हर एक इंटरवल के लिए क्या कंप्यूट करना होगा, P ऑफ J, राइट. P ऑफ J का क्या मतलब है, लार्जेस्ट इंडेक्स I लेस देन J सच दैट I एंड J आर डिसजॉइंट. इसका क्या मतलब है, हर एक इंटरवल के लिए आप ये देखो कि कितने इंटरवल्स हैं जो उस इंटरवल से पहले फिनिश हो रहे हैं. जॉब 1 है वो उन सब के साथ नॉन ओवरलैपिंग रहे या डिसजॉइंट रहे, राइट. सो वन जॉब जो है फर्स्ट इंटरवल के लिए अगर हम कंप्यूट करें P ऑफ 1, सो P ऑफ 1 क्या होगा, कितने ऐसे इंटरवल्स हैं जो 1 से पहले खत्म हो रहे हैं, एक भी इंटरवल नहीं है. सो P ऑफ 1 इज 0. देन P ऑफ 2. P ऑफ 2 का क्या मतलब है, कितने ऐसे इंटरवल्स हैं जो 2 से पहले खत्म हो रहे हो एंड 2 उनके साथ ओवरलैप ना कर रहे हो. एक भी नहीं है. 2 से पहले जो खत्म हो रहे हो, एक इंटरवल है 1, बट 1 और 2 जो है वो आपस में ओवरलैपिंग है, सो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे. सो अगेन P ऑफ 2 इज ऑल्सो 0. देन कम्स P ऑफ 3. कितने ऐसे इंटरवल्स हैं जो 3 से पहले फिनिश हो रहे हो एंड 3 उनके साथ ओवरलैप ना कर रहे हो. सो 3 से पहले खत्म हो रहा है, 2 खत्म हो रहा है, बट 2 तो 3 के साथ ओवरलैप कर रहा है. 1 खत्म हो रहा है 3 से पहले एंड 1 3 के साथ नॉन ओवरलैपिंग है, राइट. सो दैट मीन्स P ऑफ 3 इज 1. एक इंटरवल हमारे पास ऐसा है जो 3 के स्टार्ट होने से पहले फिनिश हो रहा है एंड 3 उसके साथ नॉन ओवरलैपिंग है. देन P ऑफ 4. कितने ऐसे इंटरवल्स हैं जो 4 से पहले खत्म हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, बट 4 जो है तीनों ही के साथ क्या कर रहा है, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. सो 1 इज समवेयर हियर और 4 उससे पहले स्टार्ट हो रहा है. सो 1 के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं, 2 के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं एंड 3 के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं. सो P ऑफ 4 इज 0. देन P ऑफ 5. 1 2 3 एंड 4 तीनों ही 5 से पहले फिनिश हो रहे हैं, बट 5 4 के साथ ओवरलैप कर रहा है, 3 के साथ नहीं कर रहा, 2 के साथ भी नहीं कर रहा है एंड 1 के साथ भी नहीं कर रहा. सो P ऑफ 5 की वैल्यू क्या हुई, 3. सिमिलरली P ऑफ 6 की वैल्यू भी क्या हुई, 6 जो है 5 के साथ कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है, 3 2 एंड 1 तीनों के साथ नहीं कर रहा. सो P ऑफ 6 की वैल्यू है P. So for each interval J, we compute P of J largest index I less than J such that I and J are disjoint. So what we can conclude from this is, अगर हमारे पास set of intervals है, जैसे हमारे पास यहाँ पे set of intervals है 1 से लेके 6 तक, right? Let 6 be our nth interval. So अब हमारे पास दो options है. अगर हमारे पास कोई optimal solution है O, so consider optimal solution O. Consider optimal solution O. अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बना है, अगेन हमें कोई आइडिया नहीं है, बट वी कैन से वन थिंग कि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, दो ऑप्शंस है. जो भी हमारा nth इंटरवल है, या तो इस ऑप्टिमल सोल्यूशन का पार्ट होगा या फिर इस ऑप्टिमल सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, राइट. सो वी कैन से कि या तो nth जॉब जो है वो ऑप्टिमल को बिलोंग करेगी या फिर nth जॉब जो है वो ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग करेगी. दो ही चांसेस है हमारे पास, राइट. नाउ अगर हम कहते हैं कि जो nth इंटरवल है या जो nth जॉब है वो ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग कर रही, दैट मीन्स अगर हमारा जो 6th जॉब है या 6th इंटरवल है, अगर हम कहते हैं कि ऑप्टिमल का पार्ट नहीं है, अगर ये ऑप्टिमल का पार्ट नहीं है, सो दैट मीन्स हम अपने सोल्यूशन को जो रिमेनिंग जॉब्स है उसमें से सर्च करेंगे, राइट. सो इफ nth जॉब डज नॉट बिलोंग टू ऑप्टिमल, दिस मीन्स O consists of jobs from 1 to n-1, राइट. nth वाली को तो हमने हटा दिया. अगर nth वाला इंटरवल ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग कर रहा, दैट मीन्स हम अपनी ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो जॉब्स होंगी वो बिलोंग करेंगी फ्रॉम द रिमेनिंग सेट ऑफ जॉब्स, ठीक है. सो रिमेनिंग सेट ऑफ जॉब्स इज फ्रॉम 1 to n-1. बट अगर हम कहते हैं कि जो nth जॉब है वो ऑप्टिमल का पार्ट है, राइट. अगर हम कहते हैं कि जो 6th जॉब है हमारी या 6th इंटरवल है ये ऑप्टिमल का पार्ट है, सो अभी जो हमने एक फैक्टर कंप्यूट करा है P ऑफ J या P ऑफ 6, अब P ऑफ 6 की क्या वैल्यू है, 3 है.
अगर हम कहते हैं P ऑफ 6 की वैल्यू 3 है, सो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 3 जॉब्स ऐसी हैं जो 6 से के स्टार्ट होने से पहले फिनिश हो रही हैं एंड 6 उनके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, राइट? सो 1, 2 एंड 3 जॉब्स हमारे पास ऐसी हैं जो 6 के स्टार्ट होने से पहले फिनिश हो रही है एंड 6 उनके साथ ओवरलैप भी नहीं कर रहा। दैट मीन्स अगर P ऑफ 6 की वैल्यू 3 है, सो अगर हम 6th वाले इंटरवल को अपने ऑप्टिमल का पार्ट बनाते हैं, अगर ये ऑप्टिमल का पार्ट बनता है, तो कौन सी जॉब्स हैं जो ऑप्टिमल का पार्ट नहीं हो सकती? 4 पार्ट नहीं हो सकता, 5th पार्ट नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज 4 एंड 5 दोनों ही 6 के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सो कैन वी से इफ 6 बिलोंग टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन, देन ऑल द जॉब्स बिटवीन P of 6 to 6 will not belong to the optimal, right? P of 6 क्या है? 3. सो कितनी जॉब्स है 3 और 6 के बीच में? 4 एंड 5. सो 4 एंड 5 ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग कर सकती अगर 6 बिलोंग कर रहा है तो, क्योंकि 6 उनके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सो वी कैन से वन थिंग, इफ n बिलोंग टू ऑप्टिमल, देन नो जॉब बिटवीन P of n to n will belong to optimal। अगर n बिलोंग कर रहा है तो कोई भी जॉब जो P of n to n के बीच में है वो बिलोंग नहीं करेगा, will not belong to O, right? So अगर 6 बिलोंग कर रहा है O को, then all the jobs between P of 6 to 6 will not belong to the optimal. So that means अगर n बिलोंग कर रहा है ऑप्टिमल को, so और कौन सी जॉब्स हैं जो ऑप्टिमल को बिलोंग कर सकती हैं? 1 से P of n के बीच में, राइट? अगर हम 6 वाली जॉब के लिए देखें, अगर 6 वाली जॉब ऑप्टिमल को बिलोंग करती है, हम कहते हैं कि ये हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन का पार्ट है, देन P ऑफ 6 की वैल्यू है 3 से 6 के बीच में जितनी जॉब्स है वो ऑप्टिमल को बिलोंग नहीं कर सकती, 4 और 5 ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग कर सकती। बट ऑल द जॉब्स बिटवीन 1 टू P ऑफ 6, 1 टू P ऑफ 6 की वैल्यू क्या है? 3। सो 1 से 3 के बीच में जो भी जॉब्स है वो ऑप्टिमल को बिलोंग कर सकती है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3। सो if n does not belong to O, which means O consists of jobs from 1 to n minus 1. But if n belongs to O, we say that no job between P of n to n will belong to O. That means we can have only jobs between, we can have all the jobs from 1 to P of n to be part of our optimal. To be part of our optimal. So this means this is a recursive statement. This is the recursive statement for finding the optimal solution on intervals 1 to n. सो इसका क्या मतलब है कि अगर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है ऑन द इंटरवल्स 1 to n, इट मीन्स फाइंडिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन, फाइंडिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द स्मॉलर प्रॉब्लम्स, दैट इज फॉर 1 to j, राइट? तो यही हमने देखा। अगर हम कहते हैं कि nth इंटरवल हमारे ऑप्टिमल का पार्ट नहीं है, तो उस केस में हम nth वाली जॉब को कंसिडर नहीं करेंगे और अपने ऑप्टिमल को फाइंड करेंगे फ्रॉम द रिमेनिंग जॉब इंटरवल्स, दैट इज 1 to n-1। और अगर हम कहते हैं कि n हमारा ऑप्टिमल का को बिलोंग कर रहा है, ऑप्टिमल का पार्ट है, सो उस केस में अब हम अपना सोल्यूशन देखेंगे ऑन द इंटरवल्स विच आर फ्रॉम 1 to P of n। सो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है ऑन द इंटरवल्स 1 to n, विच मीन्स कि आप पहले जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन को फाइंड करो एंड देन उसी से आपको मिलेगा सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सो नाउ इफ आई डिनोट, अगर हम कहते हैं कि OJ डिनोट्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन, OJ denotes the optimal solution to the problem consisting of requests वन टू j and opt of j ये डिनोट कर रहा है वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन।
ठीक है। सो ओ ऑफ जे का क्या मतलब है कि आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में कौन कौन सी जॉब्स है, एंड ऑप्ट ऑफ जे का क्या मतलब है कि उस सोल्यूशन की वैल्यू क्या है। वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, यहां पे हम किस फैक्टर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वेट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सो जो भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा वो उस मैक्सिमम वेट कहलाएगा, राइट। सो ऑप्ट ऑफ जे डिनोट कर रहा है कि अल्टीमेटली जो भी आपकी वैल्यू है सोल्यूशन की वो क्या है, जो आपका वेट है वो मैक्सिमाइज होके वेट की वैल्यू क्या है, दैट इज आवर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। कंसिस्टिंग ऑफ रिक्वेस्ट्स 1 to j एंड ऑप्ट ऑफ j ये डिनोट कर रहा है वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। सो ओ ऑफ जे का क्या मतलब है कि आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में कौन कौन सी जॉब्स है, एंड ऑप्ट ऑफ जे का क्या मतलब है कि उस सोल्यूशन की वैल्यू क्या है। वैल्यू से हमारा क्या मतलब है, यहां पे हम किस फैक्टर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, वेट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सो जो भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बनेगा वो उस मैक्सिमम वेट कहलाएगा, राइट। सो ऑप्ट ऑफ जे डिनोट कर रहा है कि अल्टीमेटली जो भी आपकी वैल्यू है सोल्यूशन की वो क्या है, जो आपका वेट है वो मैक्सिमाइज होके वेट की वैल्यू क्या है, दैट इज आवर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो नाउ इफ आई से, अगर हम इसी एग्जांपल से देखें, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास टोटल कितने इंटरवल्स थे, 1 से 6 इंटरवल्स थे। अगर हम कहते हैं कि इफ 6 बिलोंग्स टू द ऑप्टिमल एंड इफ 6 डज नॉट बिलोंग टू द ऑप्टिमल, यानी कि क्या अगर आपका 6 इंटरवल जो है वो ऑप्टिमल को बिलोंग कर रहा है और अगर 6 इंटरवल ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग कर रहा। अगर हम कहते हैं कि 6 इंटरवल ऑप्टिमल को नहीं बिलोंग कर रहा, सो उस केस में आपके सोल्यूशन की क्या वैल्यू होगी, जो हमारी रिमेनिंग इंटरवल्स है उसी में हम अपने ऑप्टिमल्स को सर्च करेंगे। रिमेनिंग कितने इंटरवल्स है, 1 से 5 तक। सो इन दैट केस ऑप्ट ऑफ 6 की क्या वैल्यू हो जाएगी, ऑप्ट ऑफ 5। वाई ऑप्ट ऑफ 5, क्योंकि अब 6 को आप 6 इंटरवल तो आपके ऑप्टिमल का पार्ट है नहीं, तो अब आप अपने ऑप्टिमल को किन इंटरवल्स पे सर्च करोगे, जो 6 से छोटी सब प्रॉब्लम्स है, दैट मींस 1 से लेके 5 तक जो रिमेनिंग इंटरवल्स है उनमें अपने ऑप्टिमल को सर्च करोगे। So if 6 does not belong to optimal, then opt of 6 is equal to opt of 5, right? But if 6 belongs to the optimal, अगर 6 जो है वो ऑप्टिमल को बिलोंग कर रहे हैं, so उस केस में हमारे सोल्यूशन की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे वेट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और 6 इंटरवल जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारे सोल्यूशन का पार्ट है, तो हम देखेंगे कि 6 इंटरवल का वेट क्या है। अब हमने जो एग्जांपल लिया था 6 इंटरवल का वेट क्या है, 1 है। So, if 6 interval belong to our optimal solution, in that case the value of our solution is जो भी हमारा 6 इंटरवल है उसका वेट प्लस, अब P of J क्या था, P of 6 था। P of 6 क्या था, P of 6 की वैल्यू थी 3, ये हमने यहां से कैलकुलेट करी थी। P of 6 की वैल्यू है 3, और अभी हमने देखा था कि अब अगर हम 6 को अपने ऑप्टिमल का पार्ट बनाते हैं, अपने सोल्यूशन का पार्ट बनाते हैं, तो 4 और 5 तो होंगे नहीं। अब हमें रिमेनिंग किसमें सर्च करना पड़ेगा, जो P of 6 है। P of 6 क्या है, 3। सो 1, 2 एंड 3 में से हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी नेक्स्ट जॉब जो है वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगी, राइट। सो इफ 6 interval belong to our solution, in that case the value of our solution is opt of 6 is equivalent to weight of the 6th interval plus opt of 3. Why opt of 3? Because P of 6 is 3. Now you have to search the remaining jobs in the intervals from 1 to P of 6, that is 3. So ये तो हो गया, अगर 6 को इंटरवल ऑप्टिमल का पार्ट नहीं बनाते तो ऑप्टिमल की वैल्यू क्या होगी। ये हो गया अगर 6 इंटरवल को ऑप्टिमल का पार्ट बनाते हो तो आपके सोल्यूशन की क्या वैल्यू होगी। बट अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या मैक्सिमाइज करना है, हमें अपने वेट को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या 6 को इंक्लूड करने से हमारा वेट मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर 6 को नहीं इंक्लूड करने से हमारा वेट मैक्सिमाइज हो रहा है। दोनों में से जिस भी केस में हमारा वेट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा होगा वही हम अपने सोल्यूशन को में ऐड करेंगे, अदरवाइज उसको नहीं ऐड करेंगे। सो वी हैव टू सी opt of 6 will be nothing but maximum of
दीज टू वैल्यूज, राइट। ऑप्ट ऑफ 6 की क्या वैल्यू होगी, हम देखेंगे कि क्या 6 इंटरवल को ऑप्टिमल में नहीं इंक्लूड करने से हमारे सोल्यूशन की क्या वैल्यू है, ऑप्ट ऑफ 5। इंक्लूड करने से क्या वैल्यू है, वेट ऑफ 6 प्लस ऑप्ट ऑफ 3। अब इसमें से जिससे भी हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा होगा वो हम कहेंगे कि हमारे सोल्यूशन की वैल्यू है। सो नाउ वी से दैट रिक्वेस्ट J, any request J belongs to optimal if and only if value of the jth job plus opt of P of J is greater than or equal to opt of J minus 1. That means jth इंटरवल आपके सोल्यूशन का पार्ट होगी या नहीं होगी, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसको इंक्लूड करने से एंड उसको इंक्लूड नहीं करने से जिस भी केस में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा होगा, दैट वी विल डू। सो दिस इज आवर डीपी सोल्यूशन which is based on the recurrence relation recurrence equation। अब ये रिकरेंस इक्वेशन क्या सजेस्ट करती है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन बेसिकली डिपेंड्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, which suggests that optimal solution using dynamic programming actually depends on the optimal solution to smaller subproblems. Optimal solution to smaller subproblems. So opt of J will be maximum of jth इंटरवल को इंक्लूड करने से हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर उसको नहीं इंक्लूड करने से हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज हो रहा है। So now if I write the recursive method for this, recursive method क्या होगा, हम कंप्यूट कर रहे हैं opt of J if J equals to 0, return 0, else return maximum of V of J plus compute opt P of J, compute opt J minus 1. So this is our recursive method for the weighted interval scheduling problem. Now अब अगर हम इसके लिए recursive tree draw करें, so let's see how we will draw the recursive tree and how many function calls we will have in the recursive tree. Now सबसे पहले हमने स्टार्ट किया opt of 6 से। opt of 6 क्या कहता है, अगर 6 इंटरवल को नहीं इंक्लूड करते तो हमारा सोल्यूशन हम किस में से देखेंगे, opt of 5 में से। और अगर हम 6 इंटरवल को इंक्लूड कर लेते हैं तो हम अपने सोल्यूशन को किस में से देखेंगे, p of 6 की क्या वैल्यू आई थी, p of 6 की वैल्यू आई थी 3। सो अब हम अपने सोल्यूशन को सर्च करेंगे इन opt of 3। opt of 3 अगेन सेम मेथड, अगर हम थर्ड इंटरवल को अपने सोल्यूशन का पार्ट नहीं करते तो हम अपने सोल्यूशन को किस में ढूंढेंगे, opt of 2। और अगर कर लेते हैं तो किस में ढूंढेंगे, p of 3 की क्या वैल्यू आई है, p of 3 की वैल्यू आई थी 1। सो हम अपने सोल्यूशन को देखेंगे opt of 1 में। opt of 1 अगेन सेम थिंग, अगर 2 को इंक्लूड नहीं करते तो हम देखेंगे opt of 1 में, और अगर कर लेते हैं तो हम देखेंगे p of 2 की क्या वैल्यू आई थी, p of 2 की वैल्यू आई थी 0। तो हम अपने सोल्यूशन को देखेंगे opt of 0 में। एंड opt of 0 में हमने अभी देखा है रिकर्सिव मेथड, इफ j is equals to 0 then return 0 in that case, so this will return 0, right। अगेन opt of 1 के लिए अगर इंक्लूड कर लेते हैं सो हम देखेंगे
P of 1 की क्या वैल्यू है, 0 है, एंड 0 पे द रिकर्सिव मेथड विल रिटर्न 0 ओनली. So this will return 0 for both the cases. अगर कर लेते हैं तो भी 0 रिटर्न करेगा, और अगर नहीं करते तो 1 से लेस देन हमारे पास और कोई इंटरवल्स ही नहीं है. So in that case also it will return 0. Now coming over here, अगर फिफ्थ इंटरवल को हम अपने ऑप्टिमल का पार्ट बना लेते हैं, so in that case हम सर्च करेंगे अपनी ऑप्टिमल को इन द रिमेनिंग जॉब्स, दैट इज P of 5 की क्या वैल्यू है, P of 5 की वैल्यू भी क्या आई है, 3 आई है. सो हम अपनी जॉब्स को सर्च करेंगे इन ऑप्ट ऑफ 3. और अगर फिफ्थ को इंक्लूड हम नहीं करते तो हम किस में देखेंगे, ऑप्ट ऑफ 4 में. सेम थिंग ओवर हियर, अगर 3 को इंक्लूड नहीं करते तो हम देखेंगे ऑप्ट ऑफ 2, और अगर कर लेते हैं तो हम देखेंगे P of 3 की वैल्यू है 1, सो ऑप्ट ऑफ 1 में. 4 के केस में भी सेम थिंग, नहीं करते तो ऑप्ट ऑफ 3, कर लेते हैं सो ऑप्ट ऑफ P of 4 की क्या वैल्यू है, P of 4 की वैल्यू है, P of 4 की वैल्यू है. तो अगर कर लेते हैं तो इसको हम देखेंगे ऑप्ट ऑफ 0 में. दिस विल रिटर्न 0 ओनली. ऑप्ट ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा, यहां पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, या तो ऑप्ट ऑफ 1 या 0. ऑप्ट ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा इन दोनों केसेस में. हेयर ऑप्ट ऑफ 1 भी क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा. सो बेसिकली वी आर सॉल्विंग दीज मेनी प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू फाइंड आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन. दैट इज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ही सब प्रॉब्लम्स को हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं. दैट इज वाई जो हमने फिबोनाची के एग्जाम्पल में भी देखा था, ड्यू टू विच सेम सब प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करने की वजह से हमारा ओवरऑल रनिंग टाइम किस में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है. एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट, वी कैन रिड्यूस इट यूजिंग आइदर मेमोराइजेशन, जिससे हम अपनी सेम सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं इन एन एरे, और यूजिंग द आइट्रेशन और द टैबुलेशन मेथड. So now in the next video we will look at the memorization and the tabulation method to solve the weighted interval scheduling problem. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.